हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कल हमने एक सवाल पढ़ा था और हमने उसमें दो मेथड्स भी आपको बताए थे। क्या क्या थे वो मेथड्स मैं बता देता हूं कि जब कोई हमें ये कहता है कि यार 500 रुपये में एक आदमी को 40% चीनी ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, तो हमने उस टाइप के सवाल किए थे। ठीक है, आप इस सवाल से शुरू करते हैं, फिर बात करेंगे। अंडे की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई व्यक्ति 162 रुपये निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल्य क्या है? ओरिजिनल रेट पूछिए। मूल मूल्य क्या है? ओरिजिनल रेट। मैं ये कह रहा हूं कि कल मैंने आपको सिखाया कि अगर करंट रेट पूछी हो तो चीजें बड़ी आसान है निकालना। करंट रेट पूछी हो तो चीजें आसान है निकालना। अच्छा, क्यों है निकालना आसान? मैं आपको बताता हूं कि 162 रुपये निवेश किया है आपने और 2 दर्जन अंडे अधिक आए हैं। तो जब 162 रुपये लेकर आप दुकानदार के पास गए तो दुकानदार ने आपके गाल पे थप्पड़ मार के बोला कि भैया आप पैसे गिर गए हैं, आप 162 का 25% ये पकड़ो क्योंकि मूल्य कम हो गया है। आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे अंडे दे दो। उसने 2 दर्जन अंडे दे दिए। समझ रहे हैं बात को? तो मैं ये कह रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि दुकानदार ने उसको कितने रुपए वापस किए होंगे? तो आप कहेंगे 162 का 25% यानी 1/4। जब उसने ये वापस लेने से मना कर दिया होगा तब 2 दर्जन अंडे मिल गए होंगे। 2 डोजन एग। 162 का 1/4 बराबर 2 डोजन एग। 162 का 1/4 बराबर 2 डोजन एग। बट ये जो कीमत है मैं आपको बता दूं, ये कीमत दोस्त करंट रेट है। अभी अभी के हिसाब से 2 दर्जन अंडे मिले हैं ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस हिसाब से 1 दर्जन का रेट कितना आ गया? 1 डोजन का। तो आपने कहा 162, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 81 बार। 81/4। अगर कोई ये पूछता कि अभी 1 दर्जन कितने में आता है तो जवाब होता 81/4। तो जवाब होता 81/4। लेकिन इसने अभी का नहीं पूछा, इसने हमसे क्या पूछा है? ओरिजिनल प्राइस बताओ, पहले का प्राइस बताओ क्या होगा, ओरिजिनल रेट बताओ क्या होगा। ओरिजिनल रेट तो मैं बताता हूं। ओरिजिनल रेट आपने कहा जी 25% है, 25% रेट गिरा है। 25% का मतलब होता है 1/4। आप ये कह सकते हैं जी, अगर रेट पहले 4 था तो अभी 3 है, ये कह सकते हैं। आपको ये मालूम है कि जो 3 की वैल्यू है वो ये है। अगर 3 की वैल्यू ये है तो 1 की कितनी होगी? 27/4। तो 4 की निकालूंगा, 4 से 4 कट जाएगा, 27 रुपये आ जाएगी। यही उत्तर, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो सर, मेरी ईमेल आईडी रीड कर लीजिएगा। श्रीनगर में क्या कर रहे हो सर? वैसे कुछ नहीं कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं बस। अगला सवाल देखिए। मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। मैंने क्वांटिटी के लिए आपको दूसरा मेथड बताया था, तो वो भी हम सीखेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपये में 50 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करता है। प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। कल की क्लास का एक क्वेश्चन समझ नहीं आया था। कौन सा नहीं आया था भाई? देखिए, ओरिजिनल प्राइस ही यहां पे पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई 20% की कमी हुई है। 450 का 20% निकाला हमने, 1/5 यानी 90 रुपये आ गया। ये 90 रुपये 50 किलोग्राम चावल का मूल्य है। बोलो भाई, है या नहीं? अगर ये 50 किलो चावल का मूल्य है तो 1 किलो चावल का मूल्य कितना आ जाएगा? यहां से 1 kg। आप बोलेंगे जी 1.8 रुपीज। ये करंट प्राइस आ गया चावल का। ये चावल का करंट प्राइस आ गया। बोलो जी, ये क्या आ गया? चावल का करंट प्राइस आ गया। आ गया चावल का करंट प्राइस। आप कह रहे हो कि जी चावल के मूल्य में 20% की कमी हुई है, यानी 1/5 की कमी हुई है। मैं ये कह सकता हूं 5 से 4 हुआ है मूल्य। बोलो, कह सकते हैं क्या इस बात को? आपने कहा कह सकते हैं 5 से 4।
कम होने के बाद ये 1.8 है, एक की वैल्यू 0.45 आ गई, 45 का 180 होता है, तो 5 की 45 पंजे 225, 2.25 रुपीज। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन से भी जा सकते थे कि किस पे 20% की कमी होगी कि 1.8 बनेगा, तो ये दोनों पहला और डी तो वैसे ही कट जाते क्योंकि 1.8 से बड़ा आएगा उत्तर, और 2 का 20% करेंगे तो वो 1.6 हो जाएगा। सर ये 90 कहाँ का है, मैं गांठें तोड़ दूंगा प्रयाग आपकी। 450 का 20% कैसे निकालेंगे, 20/100, जीरो से जीरो कट गई, 45 दूनी 90। देखो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करो भाई, जैसे ये तो अब रिड्यूस प्राइस ही पूछ रहा है, यानी 2500 का 24% की कमी हो रही है, 24/100, जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया 600, और ये 600 में कितने किलो चावल अधिक खरीद रहा है, 10 kg, तो 1 kg का मूल्य कितना है, 60 रुपए। 60 ऑप्शन में ही नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्वांटिटी पूछ ली, अगर क्वांटिटी पूछ ली तो फिर मैंने एक तरीका बताया था बड़ा खूबसूरत कल की क्लास में आखिरी वक्त में, किस किस को याद है, नहीं याद तो मैं तो दोबारा बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आप देखेंगे यहां भी आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, और वृद्धि होने से पहले भी आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी आपका खर्चा फिक्स था। आप जो एक्सपेंडिचर केलों पे कर रहे थे वो फिक्स था। जब एक्सपेंडिचर फिक्स्ड होता है तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो आपस में उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, मानते हैं। मैंने कहा कि प्राइस का रेशियो कितना है, तो आपने कहा कि 16.66% यानी 1/6। प्राइस का रेशियो क्या है, 1/6। मैं ये कह सकता हूं 6 से 7 हो रहा है, प्राइस 6 से 7 हो रहा है, तो फिर क्वांटिटी कितनी होगी, आप कहेंगे वो 7 से 6 हो जाएगी। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 7 से 6। तो कितने केले कम खरीद पाता था बाद में प्राइस बढ़ने पे, तो आप कहेंगे 8 केले कम खरीद पाता था, यहाँ पे 1 कम खरीद पा रहा है, यहाँ 8 केले, एक की जो वैल्यू है वो 8 केले। तो पहले 1 रुपए में कितने खरीदता था, 7×8 56 केले खरीदता था। अगर कोई पूछता बाद में कितने खरीदता है तो मैं जवाब दे देता 6×8 48, बट अभी 56 केले खरीदता था। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में यानी कंजम्पशन में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यानी दाल जब घर में आप यूज करते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अब जब किसी चीज का मूल्य बढ़ जाता है तो हम जैसे आप जैसे लोग क्या करते हैं, उसका यूज करना कम कर देते हैं, तो वो इतना ही कम करता है कि उसका खर्चा 10% बढ़ पाता है। ठीक है, यदि मूल्य बढ़ने के बाद वह 150 रुपए दाल का उपभोग करता है, अगर मूल्य बढ़ने के बाद वो 150 दाल उपयोग कर रहा है तो पहले कितने किलो करता था ये बताना है। देखिए दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में, तो मैं ये कह रहा हूं अगर मुझे कंजम्पशन पता लग जाए, कंजम्पशन का रेशियो, तो सब कुछ निकल आएगा। आपको पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। अगर कोई मुझे कहे कि यार मुझे कंजम्पशन ही निकालनी है, तो आप कह सकते हो जी एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग कर दीजिए। देखो एक्सपेंडिचर क्या है, तो आपने कहा कि जी एक्सपेंडिचर 32% बढ़ा है, सीधे लिख दीजिए 100 से 132, और बताओ हटाओ, लिख दिया मैंने। खर्च 10% बढ़ा है तो प्राइस 10% का मतलब 10 से 11 बना। तो मैंने कहा मुझे कंजम्पशन निकालनी है, तो आपने कहा कि भाग कर देते हैं एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, तो कंजम्पशन आ गई 10:12, 10:12 आ गई। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पहले मूल्य बढ़ने के बाद अगर कोई 150 kg दाल का उपयोग कर रहा है तो ज्ञात कीजिए पहले कितना करता था। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, मूल्य कितना बढ़ा है, हमने उल्टा कर दिया सवाल उल्टा कर दिया जी, आपने भी मैंने भी। एक्चुअली क्या था कि
प्राइस बढ़ा था 100 से 132, एक्सपेंडिचर था 10 से 11। तो जब मैं भाग लगाने गया तो ये आ गया 1/10, 1/12, यानी ये भी कट गया 5 और 6 से, तो 6:5 आ गया अनुपात। 6 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो। अब आपको पता है कि पहले आप कितनी दाल यूज करते थे, मूल बढ़ने के बाद कितनी यूज कर रहे हो, 150 kg कर रहे हो। अगर यहाँ पे खर्चा फिक्स होता तो हम रेशियो से कर देते, बट खर्चा फिक्स नहीं है ना, इसीलिए हमें ऐसे करना पड़ा। हर तरीका आपको बताया है, तो ये 180 kg आ गया। सवाल है कि जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। ठीक है, सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 83.1/3% की बढ़ोतरी हुई। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या इतनी है तो देखो राजस्व आ कैसे रहा है, रेवेन्यू कैसे आ रहा है, आप मुझे बता सकते हो? आप कहोगे कि जी जितनी सीट है और जितना उसका प्राइस है सीट का, उसी हिसाब से तो रेवेन्यू आ रहा है। 100 सीट है, एक सीट 10 रुपए दे रही है, तो 1000 रुपए रेवेन्यू आ रहा है, मानते हो? अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है 83 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। जैसे 16 सही 2/3% है, जरा इसको गुणा करना 5 से, तो आपने कहा कि ये 16 में 5 80% तो कंप्लीट हो जाएगा, और 5 दूनी 10/3 आ जाएगा। तो 10/3 का मतलब 3 सही 1/3, तो आपने कहा 83 सही 1/3%। बेसिकली इसका 5 गुना है, ये 1/6 होता है, तो ये 5/6 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा जी। तो आप ये कह रहे हो कि जी राजस्व जो है, रेवेन्यू 83 से 1/3% की वृद्धि हुई है, जिसका मतलब होता है 5/6। 6 पे 5 बढ़ना, यानी 6 से 11 होना। टिकट के मूल्य में 1% कमी हुई है, यानी प्राइस की बात करूं तो 100 से 99 हुआ है। तो मैंने कहा कि सीट्स कितनी आ जाएंगी यहां से, नंबर ऑफ सीट्स, तो आपने कहा रेवेन्यू को प्राइस से भाग कर देंगे, 6/100 और 11/99, 11 निम्मा 99, और ये 3 और ये 50, तो 9 तिया 27 रेशियो 50 आ गया। आप कह रहे हो वर्तमान में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है और वो अभी 350 है। 7 गुना है 27 सत्ते 5 सत्ते 35, 7 गुना है ना भाई, मैंने गलत तो नहीं कहा? 9 तिया 27, 7 7 49 का 9, 189 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, यही आंसर है। पूरी क्लास में किसी का आ रहा था 189? तो कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं? ओ, अब देखो इन्होंने ये नहीं पूछा है कि कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। आप यहां से देख के बता सकते हो, बढ़ाई हुई सीटें 23 हैं, तो 23 सत्ते कितना होगा? 161, यही उत्तर है। 50 सीटें हैं, पहले सीटें थी 27 और अब हैं सीटें 50, कितनी बढ़ गई हैं? 23। सवाल में कह रहा है कि अब 350 है, यानी 50 की जगह 350 है, तो 5 सत्ते 35, 7 गुनी है, तो 7 से गुणा करेंगे 161 नहीं होगा। देखो भाई, आप बताओ टैक्स किससे लिया जाता है? जो इनकम कमाता है वही तो टैक्स देगा। इनकम टैक्स कैसे निकलेगा? अगर किसी का निकालना हो, मेरा निकालना हो, इनकम टैक्स कैसे निकालोगे? आप बोलोगे जी इनकम टैक्स बराबर होगा इनकम इनटू टैक्स रेट, यही होगा। बोलो भाई, भाई इनकम कितनी है? मान लो इनकम 1 लाख है, 9% टैक्स है, तो 1 लाख का 9% निकाल देंगे, 9000 आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, आपने कहा कि सवाल में दिया हुआ है मास्टर कि
आय पर लगने वाला कर 12 से 10% होता है, उसके बाद भी अभी भी कर उतना ही है जितना पहले था। अभी भी क्या है, कर उतना ही है, यानी इनकम टैक्स फिक्स्ड है। हमने आपको बताया था कि जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स है तो उनके रेशियो आपस में उल्टे होंगे, इनवर्स होंगे। मैंने टैक्स रेट का रेशियो आपसे पूछा तो आपने कहा 12/10 हो रहा है मास्टर साहब, 6/5 है। तो फिर इनकम का रेशियो 5/6 होगा। आपने देखा इनकम 1.2 लाख बढ़ी है, एक की वैल्यू 1.2 लाख है या नहीं? अगर एक की वैल्यू 1.2 लाख है तो बढ़ी हुई आय यानी 6 की वैल्यू पूछ रहा है, 7.2 लाख हो जाएगी। क्या ऐसा सवाल कभी जीवन में आएगा तो कर पाएंगे? इस सवाल में ना देखो, अब इसमें क्या है कि इनकम टैक्स फिक्स नहीं है। फिक्स है क्या? नहीं। आप देखो उसको 12,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता। तो मैं इसको पहले बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, फिर मैं अपना शॉर्टकट बताऊंगा। नहीं तो आप कहोगे कि फिर ये बेसिक से नहीं बताया, हमारे तो शॉर्टकट समझ में नहीं आया। पहले चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। भाई तुम्हारा तैयार होके आया, एकदम नई टी शर्ट है, रात ही निकाली थी, अच्छा लग रहा है बहुत, ठीक है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है यदि आयकर 26%। मैं ये मान लेता हूं, समझना मेरी बात, कि जो आय थी वो पहले आई थी और टैक्स था आई का 26%, मानते हो? ये वाला क्या है? ओल्ड इनकम टैक्स, ओल्ड इनकम और टैक्स। आई का 26% क्या है? ओल्ड इनकम टैक्स। आई का 26% क्या है? ओल्ड इनकम टैक्स, ठीक है। अब आई का, आई हो चुकी है 4.5L, मानता? आई हो चुकी है 4.5L, ठीक है। और अब इसका टैक्स कितना है? इसका 20%। ये नाउ इनकम टैक्स है, न्यू इनकम टैक्स है। ये नाउ इनकम टैक्स है, यानी नाउ मतलब अभी का इनकम टैक्स है, ठीक है। आपने ये भी कहा है सवाल में कि जी जो इनकम टैक्स है 12,000 रुपए अधिक देना पड़ रहा है, यानी अभी वाला इनकम टैक्स पहले वाले से 12,000 अधिक है। अगर पहले वाले में 12,000 जोड़ दूं तो अभी वाला इनकम टैक्स बन जाएगा। अब क्लियर है? जी अमित, बिल्कुल ठीक है। अभी पहले ये बताओ अमित, आपको इतनी सी बात समझ में आई? मान लेते हैं कि पहले इनकम आई थी और उसका टैक्स था 26%, फिर इनकम हो गई आई प्लस 4.5 लाख और उसका 20% टैक्स हो गया क्योंकि इनकम बढ़ गई। ये नया वाला इनकम टैक्स, ये पुराने वाला इनकम टैक्स, और इन्होंने बोला है कि नया वाला 12,000 ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी पहले वाले टैक्स में 12,000 जोड़ दूं तो वो नया वाला बन जाएगा। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ठीक है। अब इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, सॉल्व करते हैं। आई का 26% ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, प्लस 12,000 बराबर ये आई का 20%। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो 4.5 लाख का 20% निकाल सकते हैं? 4.5 लाख का 20% मतलब हो गया 4.5 लाख को 1/5 करना है, 5 नीम 45, 90,000 हो जाएगा। 90,000 1/5 करना है, 4.5 लाख का 1/5 करेंगे, 5 लाख का 1/5 1 लाख होता है, 4.5 लाख का 90,000। अब ये आई का 20% इधर आके घटेगा तो आई का 6% रह जाएगा। आई का 6% बराबर 12,000 उधर जाके घटेगा, कितना होगा? अरे 10 घटाओगे 80, 78,000। ये 6% आ गया, 78,000। इन्होंने हमसे बढ़ी हुई आय पूछी है तो पहले मैं आई का 6% है ये,
तो आई के 6% को कैसे लिख सकता हूं, आई गुणा 6/100। कितना बेसिक बताना पड़ता है यार आपको। 7 से 6 से कितनी बार कट गया, 13 बार, 13,000। 13,000 में जब ये 100 की गुणा होगी तो ये आ जाएगा आई की वैल्यू 13 लाख। 13 पे 5 जीरो होंगी, 13 लाख आ जाएगा। अगर मुझसे सवाल में ये पूछा होता, एक बच्चा कह रहा है कि सर 12,000 क्यों ऐड किए, बेटा मनीष एक थप्पड़ अगर ऐसे लगे तो आपका मनीष इधर गिर जाएगा और कुमार बीच में रह जाएगा और पांडे इधर हो जाएगा। खुद लिखा हुआ है सवाल में कि एक व्यक्ति की आय जब इतने बढ़ जाए और टैक्स रेट जब 26 से 20 हो जाए तो उसके बावजूद भी उसको 12,000 रुपये टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। अगर किसी आदमी को पहले टैक्स T1 देना पड़ रहा था तो अभी जो देना पड़ रहा है वो 12,000 ज्यादा है, यानी T1 प्लस 12,000 है। और ये नया वाला टैक्स है जिसकी वैल्यू है T2, जिसकी वैल्यू है T2, समझ गए। तो जो नया वाला टैक्स है वो पुराने वाले टैक्स से 12,000 ज्यादा है। अगर इस सवाल में ये पूछता, इनकम पूछी होती पुरानी वाली तो 13 लाख आ जाता, लेकिन पूछा क्या है, पूछा क्या है ये तो देखो। तो आप कहेंगे जी बड़ी हुई आय पूछिए, और बड़ी आय कितनी है, तो आप कहेंगे कि जी 13 लाख तो आप पहले बता रहे हो, 4.5 लाख बढ़ गई थी तो कितनी हो गई, 13 और 4.5 17.5 लाख। ये जो बच्चे गणित में गरीब हैं उनके लिए ये तरीका था। मैं आपको बताता हूं मैंने क्या सोचा। आप कहोगे कि जी मास्टर जो आपने तरीका बताया वो बड़ा अच्छा था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि उसमें टैक्स फिक्स होना चाहिए था। अगर ये टैक्स 12,000 नहीं बढ़ता तो दिक्कत नहीं आती, मानते हो। अगर ये 12,000 वाली लाइन नहीं होती तो दिक्कत नहीं आती, ये बात मानते हो कि नहीं। अगर ये 12,000 वाली बात ना लिखी होती तो मैं ये कह रहा हूं अभी वाली टैक्स रेट जो है वो 20% है, 20% है अभी वाली टैक्स रेट। उस हिसाब से 12,000 टैक्स जिस इनकम पे ज्यादा बन रहा होगा, मैं ये कह सकता हूं 20% जिसका 12,000 है वो इनकम है 100%, मतलब 60,000। 60,000 का मतलब 0.6, यानी मैं ये कह रहा हूं 60,000 इनकम पे 12,000 टैक्स बनेगा। 60,000 इनकम पे 12,000 टैक्स बनेगा, मानते हो। तो मैंने कहा कि अगर इनकम 0.6L कम बढ़ती, जो ये 4.5 लाख बढ़ी है ये 3.9 लाख ही बढ़ती, तो फिर ये टैक्स 12,000 नहीं बढ़ता, टैक्स फिक्स हो जाता। और जब बेटा टैक्स फिक्स हो जाता तो फिर हमारा तरीका यही लग जाता कि 26/20 अगर रेट है यानी 13/10, तो फिर इनकम कितनी हो जाती, 10/13। आप कहते कि जी 3 बढ़ रही है, 3 की वैल्यू 3.9 लाख है, 10 की 13 लाख आ जाती इनकम। और अब आप क्या करते, ये इनिशियल इनकम एग्जैक्ट पता चल गई आपको, इनिशियल। अब आपको पता है कि इनकम वास्तव में 3.9 नहीं बढ़ी थी, 4.5 बढ़ी थी, तो 17.5 उत्तर आ जाता। 60,000 कैसे है वो बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले टैक्स रेट थी 26%, ठीक है। अब टैक्स रेट है इनकम का 20%। यहां पे इनकम भी बड़ी है, कितनी, 4.5L, तो यहां पे इनकम टैक्स भी बड़ा है 12,000। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे इनकम 20% टैक्स रेट हो, यानी इनकम कितनी इनकम का 20% 12,000 होगा, तो आपने कहा कि जी I3 यानी इनकम 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, 60,000 इनकम पे 12,000 टैक्स मिलता है। 60,000 मतलब 0.6L। तो मैंने ये कहा कि जो आप इनकम बढ़ा रहे हो, अब आप देखना जरा ध्यान से कि मैं ये कह रहा था कि 0.6L पे 20% से 12,000 टैक्स आता है। तो अगर आप ये 12,000 मिटाना चाहते हो तो आप इनकम 0.6L मत बढ़ाओ, आप इनकम कितनी बढ़ाओ, 3.9L बस। अगर आप इतनी ही इनकम बढ़ाओगे तो ये जो 12,000 ज्यादा टैक्स था ये नहीं आएगा। अब सवाल इतना रह गया कि भैया 26% से
टैक्स 20% हुआ है, 13 से 10 20 हुआ है, 13 से 10 हुआ है, ये रेट है, तो इनकम 10 से 13 हो जाएगी, 10 से 13 हो जाएगी इनकम। और अगर इनकम 10 से 13 हो गई, अगर इनकम 10 से 13 हो गई यानी कि 3 की वैल्यू 3.9 आ गई एल, तो 10 की 13 एल आ जाएगी, तो ये इनिशियल इनकम सही आ जाएगी। अब आपको पता है, लेकिन अब आपको आ गया समझ, अब हुआ क्लियर, आग लगा दे, थैंक यू। अब समझे कि नहीं समझे, मैं 10 बार भी बताऊंगा, आप खोल के पूछेंगे, खोल के बताऊंगा, बस आप ये मत कहना कि मुझे ये तरीका नहीं सीखना। ये वो तरीके हैं जो पेपर में आग लगा देंगे, दीज आर द मेथड्स जो पेपर में आग लगा देंगे। मैं खूब खोल के बताने के लिए तैयार हूं, मैं और 4 क्लासेस एक्स्ट्रा लेने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, ये इतना मुश्किल सवाल पूछा गया सीजीएल प्री 2024 में, नानी याद आ जाएगी। आप देखो जरा सवाल, एक आदमी प्रत्येक महीने 20 किलो चावल और 8 केजी गेहूं का उपयोग करता है हर महीने। 20 किलो चावल का खर्चा लगता है, साउथ का ये आदमी या बिहार झारखंड का, यहाँ चावल ज्यादा खपते हैं, गेहूं का। 8 केजी गेहूं का उपयोग करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं को मिल मिलाकर प्रति माह कुल 300 रुपए का खर्चा होता है, ठीक है। गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और 300 रुपए के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है। मान लें कि चावल का मूल्य और गेहूं का उपभोग स्थिर है। Assume that the price of rice and consumption of wheat are constant. वाह, ये तो भाई बहुत ही अलग सवाल है। 24% आ रहा है, देखते हैं। देखो मैं ये कह रहा था, यहां पे ना रेशियो से ही काम चल जाएगा, एग्जैक्ट क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है। आप रेशियो ले लीजिए कि भाई 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। यहां पे लिखिए आप व्हीट, राइस, और यहां पे लिखिए व्हीट। बड़े आराम से करेंगे, समझते हुए, कुछ नहीं करना है। आपने कितना कितना लिया है जी, 5 केजी ये लिया और 2 केजी ये लिया। अब मत बदलना, आप रेशियो ले लिया ना आपने 5 और 2, आप चाहो तो 20 और 8 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने छोटा करने के लिए लिया। इन्होंने कहा चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। ये तो क्वांटिटी हो गई भाई, ये क्वांटिटी है। इनिशियल क्वांटिटी लिख दूं, इनिशियल क्वांटिटी, प्राइस इनिशियल लिख दूं। तो आपने कहा चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, यानी अगर ये 5 है तो ये 1 है। रेशियो ही ले रहे, 20% का मतलब 1/5, 1/5, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि खर्चा कितना हो रहा है टोटल, आप मुझे बता सकते हैं? आप मुझे खर्चा बता सकते हैं यहाँ पे? तो आपने कहा 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, 15 रुपए खर्चा हो रहा है। 15 रुपए टोटल खर्चा हो रहा है। आप देखो खर्चा इन्होंने फिक्स किया हुआ है, यहां भी 300 रुपए, यहां भी 300, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। मैं फिर से कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम भी 15 रुपए लेके चलेंगे खर्चा। इन्होंने क्या कहा है अब कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। गेहूं का मूल्य कौन सा है, ये वाला, ये वाला। अब मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं राइस और व्हीट, ये क्वांटिटी का कॉलम है और ये प्राइस का कॉलम है, तो 5 से 6 हो गया है, 6 हो गया है प्राइस, मानते हैं चलेगा। 5 से 6 20% बढ़ गया बेटा, प्लस 20%, 5 से 6 हो गया, ठीक है। गेहूं के मूल्य में चावल के उपभोग में प्रतिशत बताना है। गेहूं का उपभोग अभी भी स्थिर है, यानी गेहूं पहले जितना ही यूज हो रहा है, अभी भी 2 केजी हो रहा है गेहूं यूज, ठीक है। चावल का मूल्य स्थिर है, 2 बातें दे रखी है ना, चावल का मूल्य कितना था, पहले 1 था, अभी भी 1 है। मैं अब आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, नहीं तो थप्पड़ मार दूंगा। मुझे पैसा बता सकते हो कितना खर्च हुआ है? तो तुम्हारा जवाब होगा कि जी इस हिसाब से 12 रुपए तो यहां खर्च हो रहे हैं, और तुम्हें यह भी पता है कि खर्चा पहले भी 300 था, अभी भी 300, यानी 15 होगा, तो फिर बचे हुए 3 रुपए यहां खर्च होंगे। भाई टोटल 15 करना है ना, मिला के 15 रुपए करना है।
अगर मैं ये कह रहा हूं चावल 1 रुपए किलो है और 3 रुपए चावल पे लगाने हैं, तो चावल 3 kg खरीद सकते हैं कि नहीं? तो इसने यही पूछा है चावल के उपभोग में कितने % की कमी होगी। तो पहले आप चावल 5 kg यूज कर रहे थे और अब आप कर रहे हो 3 kg यूज। कितना कम कर रहे हो भाई? 2 कम कर रहे हो 5 पे। 2 अगर 5 पे कम कर रहे हो, 2/5 का मतलब कितना होता है? 40%। क्या हम कह सकते हैं 40% रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, डिक चिक डा। देखिए ध्यान से समझना ये सवाल कह क्या रहा है। तरीके बहुत हैं सवाल को करने के, 56 बताऊंगा, जो आपको पसंद आएगा आप लगाएंगे, ठीक है। राम अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% का मतलब क्या है? पहले तो 75% का मतलब है 75/100 यानी 3/4 खर्च करता राम अपनी आय का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यार ये राम की इनकम है, मान लेते हैं 4 है, इसका 3 वो खर्च करता है यानी 3 है, तो सेविंग उसकी 1 है। अब परसेंटेज का सवाल है क्योंकि, तो हम क्या करते हैं 0 0 चुपका लेते हैं। हमने ये मान लिया कि राम की इनकम थी 400, 300 वो खर्च कर रहा था और 100 वो कमा रहा था। ये परसेंटेज मेथड है। इन्होंने कहा कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अगर 20% की वृद्धि होगी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इनकम कितनी होगी? तो आपने कहा 80 बढ़ जाएगी, ये 80 की बढ़ोतरी होगी। आपने कहा उसके खर्च में 10% की बढ़ोतरी होती है। अगर 10% की बढ़ोतरी हो रही है यानी खर्च 30 बढ़ गया। अगर एक आदमी की आय 80 रुपए बढ़ी है और खर्च 30 बढ़ गया, यानी अभी भी उसने सेविंग 50 तो की है, 50 बढ़ी है उसकी सेविंग। तो अगर सेविंग 100 थी और 50 बढ़ी है, तो क्या इसी पे परसेंटेज लगा दूं, चलेगा? 50%। आपने कहा बिल्कुल चलेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो पहला मेथड हो गया, आसान सवाल था, सबने कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं। एक होता है लाइन मेथड। ये हर सवाल में नहीं लगेगा, ये भी हर सवाल में नहीं लगेगा। लाइन मेथड होता है। लाइन मेथड ये कहता है कि भाई इनकम की 4 लाइनें थी, 1 2, ये 4 लाइनें थी इनकम की, ठीक है। तो इनकम की 4 लाइनें थी, आई 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 आई। इसी में एक्सपेंडिचर की लाइनें सिर्फ 3 थी, 3/4 75% था। ये सेविंग की लाइन थी। आपने कहा कि इनकम 20 बढ़ गई सारी लाइनों में। ये इनकम कितनी बढ़ी? 20 20 20 और 20। तो एक्सपेंडिचर भी 20 बढ़ जाता तो सेविंग भी 20 बढ़ जाती, लेकिन एक्सपेंडिचर सिर्फ 10 बढ़ा, 10 10 10। तो जो यहां से मुझे 10 रुपए की बचत हुई 30 रुपए की, वो मैंने यहां एक साथ और बढ़ा दिया, तो ये टोटल आ गया 50%। दिस इज कॉल्ड लाइन मेथड। देखिए इनकम हर खाना 20 बढ़ा, लेकिन इनकम सिर्फ 10 बढ़ी, तो 10 जो यहां से बचते रहे 3 खानों में 30 रुपए, वो मैंने लास्ट वाले को दे दिए। तो 30 और 20 कितना आ गया जी? टोटल 50 आ गया। टोटल कितना आ गया? 50। ये अच्छा है मेथड। दूसरा एक मेथड बताता हूं। एलिगेशन कब लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एलिगेशन कब लगता है आप मुझे बताओ। तो आप कहेंगे एलिगेशन जब लगता है जब 2 चीजों को जोड़ा जाता है। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ता हूं तो वो बनती है इनकम, तो यानी एलिगेशन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अच्छा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है? तो आपने कहा ये 75% है, बचा हुआ 25% है, यानी 3:1 का रेशियो है, 3:1 है। ये कितना बढ़ रहा है? इनकम एक्सपेंडिचर, तो आपने कहा +10। इनकम कितनी बढ़ रही है? 20। ये बताना है एस कितना बढ़ा है। 20 में से 10 गए तो आप बोलेंगे 10 आ जाएगा। एलिगेशन क्या होता है? बड़े में से छोटा घटाना है। 10 आ गया। आपको पता है अगर इधर 1 है तो इधर 3 आना चाहिए, इधर 10 है तो इधर 30 आना चाहिए, तभी 3:1 का रेशियो होगा। ऊपर वाला रेशियो नीचे वाला रेशियो सेम होना चाहिए। अगर आपने एलिगेशन पढ़ा है, थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था, नई बैच वालों को नहीं पढ़ाया है अभी, वो सीखेंगे, आता भी होगा उनको हल्का फुल्का। अब देखिए एलिगेशन ये कहता है कि अगर आपने एक बार इसमें से ये घटा लिया है
तो फिर इसमें से ये घटेगा। अब आप बताओ यहाँ पे कितना लिखूं कि उसमें से 20 घटाऊं और 30 आ जाए, तो आपका जवाब होगा जी 50। तो 50% सेविंग का उत्तर आ गया। देखिए, आपको जो मेथड पसंद आए, जो मेथड समझ आए, आप वो लगाइए, ये आपके ऊपर है। मेरी धीरे धीरे से तुम जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। ये देख लो, पता नहीं भाई, देखो एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है। 65% का मतलब होता है 65/100, 13/20, यही मतलब है। 65/100 का मतलब 13/20, यही होता है। अब मैं ये कह रहा हूं, अब आप ऐसा करो, आपको पता है कि जी इनकम अगर मैं 20 लेता हूं तो आदमी का जो खर्च है वो 13 है और जो सेविंग है वो 7 है। तो 2000, 1300 और 700। अब आप बताओ, उसकी आय में जो वृद्धि हुई है पुत्र, वो हुई है 20% की। 20% का मतलब क्या है? 140 या 1400, नहीं 140 नहीं, 20% मतलब 400, सॉरी 400 की वृद्धि हुई है आय में। अच्छा, खर्च में कितने की वृद्धि हुई है? 10% की, यानी 130 की। तो फिर आप मुझे बता सकते हैं इस पे कितने की हुई होगी? तो आपने कहा जी इस पे हो जाएगी 400 में से 130 गए तो 270 की। अब एक बात बताओ, 700 पे 270 की वृद्धि है, 700 पे 270 की वृद्धि है। मैं कह रहा हूं 100 पे कितनी होगी, वही परसेंटेज है। तो आपने कहा 7 से भाग कर दो, 7 तिया 21, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, 38.5% लगभग उत्तर आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। 85% का मतलब है 17/20, ठीक है। इनकम कितनी हो गई? 20, एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 17, सेविंग कितनी हो गई? 3। यानी इसको 0 लगा लो ताकि परसेंटेज में दिक्कत ना आए, इसीलिए हम 0 लगाते हैं। आपने कहा कि बचत में 60% की वृद्धि हुई है। बचत में 60%, 6 तिया 18, 180 की वृद्धि हुई है। आय में 26%, 26 दूनी 52, 520 की वृद्धि हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्सपेंडिचर में कितनी हुई होगी। तो आपने कहा 520 में से 180 घटा दो, तो पहले घटाओ आप 200, 320 तो 340 आ गया। अब एक बात बताओ, 1700 पे 340 है, 100 पे निकालना हूं तो 17 से भाग कर दूं सीधे। 20, 100 पे 20 पड़ रहा है मतलब 20%। क्या ये सवाल करना मुश्किल था किसी एंगल से? आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, धन्यवाद।